आज इस वीडियो में हम प्रोक्लेमेशन से संबंधित एंड अटैचमेंट से संबंधित सेक्शन 82 से लेकर 86 तक के जो प्रोविजन है सीआरपीसी के सारे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो शेड्यूल सेकंड दिया गया है सीआरपीसी में, पीछे देखोगे दूसरी जो लिस्ट दी गई है, तो भाई उसी लिस्ट में जो फॉर्म नंबर 4 है वो आपका एक्यूज्ड के अपीयरेंस के लिए जो प्रोक्लेमेशन इशू किया जाता है उसका फॉर्मेट देता है, और फॉर्म नंबर 5 फॉर्मेट बताता है विटनेस की अटेंडेंस को रिक्वायर करने के लिए जो प्रोक्लेमेशन इशू किया जाता है उसका। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मेट को देख सकते हैं प्रोक्लेमेशन का, जो फॉर्म नंबर 4 में दिया गया है, जो कि एक्यूज पर्सन के अपीयरेंस के लिए कोर्ट इशू करती है। तो ये फॉर्मेट आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये प्रोक्लेमेशन होता क्या है असल में। जब कोई भी कोर्ट क्या करती है, प्रोक्लेमेशन इशू करती है एक्यूज पर्सन के अपीयरेंस के लिए, एक्यूज पर्सन की अपीयरेंस को रिक्वायर करने के लिए, तो वो यहाँ पर इस फॉर्मेट को यूज करती है जो यहाँ पर दे रखा है फॉर्म नंबर 4 में। ये लिखती है कि भाई जैसा कि कंप्लेंट आई हुई है मेरे समक्ष, लाइक मैं लिख रही हूँ ये प्रोक्लेमेशन रिटर्न में होती है, ऐसा कह सकते हैं हम कि भाई ये एक रिटर्न ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है प्रोक्लेमेशन जो होती है। तो जैसे कि मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हूँ, तो मैं ऐसे करके लिखूंगी कि भाई मेरे समक्ष ये कंप्लेन आई है कि भाई ये XYZ जो पर्सन है, इसके पिता का नाम ये है और ये इस जगह पर रहता है, एड्रेस वगैरह उसका, इसने क्या कर दिया है, कोई पर्टिकुलर ऑफेंस जो कि आईपीसी के XYZ सेक्शन में क्या है, पनिशेबल है, कमिट कर दिया है, या फिर कमिट किए जाने का हमें इसके ऊपर संदेह है। और ऐसा हुआ है कि भाई हमने वारंट वगैरह भेजा था अरेस्ट कराने के लिए, तो वो वापस आ गया है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो पर्सन है ये मिला ही नहीं, और मुझे ये सेटिस्फाई किया जा चुका है कि भाई ये जो पर्सन है वारंट की सर्विस से बचने के लिए या तो भाग गया है या फिर अपने आप को छुपा रहा है। तो भाई यहाँ पर प्रोक्लेमेशन किया जा रहा है, उद्घोषणा की जा रही है कि भाई ये पर्सन जो है इसको रिक्वायर किया जाता है कि मेरे समक्ष या फिर किसी पर्टिकुलर कोर्ट के समक्ष ये अपीयर हो इस जगह पर और इतनी तारीख को। तो इस फॉर्मेट में आपका ये प्रोक्लेमेशन इशू होता है, डेट वगैरह डाली जाती है, सील वगैरह लगाई जाती है कोर्ट की, एंड सिग्नेचर वगैरह किया जाता है, जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या कर रहा है, प्रोक्लेमेशन इशू कर रहा है। लाइक जैसे कि मैं इशू कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं साइन कर दूंगी। तो ये होता है आपका प्रोक्लेमेशन का फॉर्मेट। तो चलिए अब प्रोविजन को समझते हैं और प्रोक्लेमेशन क्या होता है। यहाँ से आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे काफी सारी चीजें जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो भाई ये जो आपका प्रोक्लेमेशन होता है इन लीगल सेंस, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है जिसके तहत किसी पर्सन को क्या किया जाता है, कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए कंपेल किया जाता है। लाइक जैसे कि कोर्ट में बुलाने के लिए हम क्या करते हैं, सम्मन वगैरह इशू करते हैं, और या फिर हम अरेस्ट वारंट इशू करते हैं। तो इसी तरीके से ये भी एक तरीका है जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोर्ट में बुलाने के लिए, कंपेल करने के लिए काम आता है। तो बेसिकली ऐसा होता है कि भाई अगर जो वारंट इशू किया गया था अरेस्ट कराने के लिए, उसको एग्जीक्यूट कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इन दैट सिचुएशन आगे का स्टेप लिया जाता है जो कि होता है आपका प्रोक्लेमेशन इन अटैचमेंट। सेक्शन 82 के तहत अगर आप प्रोक्लेमेशन इशू करते हैं तो उससे पहले की नेसेसरी कंडीशन ये है कि भाई जिस पर्सन के अगेंस्ट आप प्रोक्लेमेशन इशू कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपने वारंट इशू कर दिया हो पहले, यानी कि वो पर्सन इसलिए कि जिससे कि भाई वारंट एग्जीक्यूट ना हो सके, क्या किया हो, भाग गया हो या फिर खुद को छिपाया हो, तभी आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन 82 के तहत प्रोक्लेमेशन इशू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई वारंट तो इशू किया नहीं, डायरेक्ट सीधा प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया, ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा अगर, तो भाई ये चीज इलीगल होगी। तो कह रहे हैं सेक्शन 82 में कि भाई अगर किसी कोर्ट को एविडेंस लेने के बाद या फिर एविडेंस लिए बिना ही, चाहे एविडेंस लिए हो या ना लिए हो, ठीक है, ये रीजन टू बिलीव है। रीजन टू बिलीव मतलब आईपीसी का सेक्शन है ना 26, वहां पर रीजन टू बिलीव को डिफाइन किया गया है। रीजन टू बिलीव का मतलब है कि भाई कोर्ट के पास सफिशिएंट कॉज है विश्वास करने का। क्या विश्वास करने का? कि भाई कोई पर्सन जो है जिसके अगेंस्ट वारंट इशू किया गया था वो इसलिए कि भाई जिससे कि जो वारंट है वो एग्जीक्यूट ना हो पाए, क्या किया है, या तो भाग गया है या फिर खुद को छिपा रहा है, कंसील कर रहा है। तो इस सिचुएशन में जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है, रिटन प्रोक्लेमेशन पब्लिश कर सकती है, जिसके तहत वो उस पर्सन को रिक्वायर करेगी कि भाई वो स्पेसिफाइड प्लेस पर, किसी विशिष्ट जगह पर, स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, जो कि 30 दिनों से ज्यादा का नहीं होगा, जिस दिन प्रोक्लेमेशन पब्लिश किया गया है उससे क्या हो, अपीयर हो। इस चीज को रिटन प्रोक्लेमेशन में रिक्वायर करके
कोई भी कोर्ट क्या कर सकती है, रिटन प्रोक्लेमेशन पब्लिश कर सकती है। तो जैसा कि सेक्शन 82 के सब सेक्शन 1 के तहत उस पर्सन से जिसके अगेंस्ट रिटन प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है, रिक्वायर किया गया है कि भाई वो किसी स्पेसिफाइड टाइम पर किसी स्पेसिफाइड जगह अपीयर होने के लिए रिक्वायर जैसे किया गया है, अगर वो इस चीज को करने में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो उसके ऊपर आईपीसी का सेक्शन 174A जो कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत आईपीसी में इंसर्ट किया गया था, ये सेक्शन लग जाएगा और वो पर्सन पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म जो कि एक्सटेंड हो सकेगी 3 साल तक, और या फिर विद फाइन या फिर विद बोथ। और यहाँ पर सब सेक्शन 2 में तरीका बताया है कि भाई प्रोक्लेमेशन को पब्लिश कैसे किया जाएगा। तो जिस टाउन में या फिर विलेज में वो पर्सन रहता है, उस टाउन या फिर विलेज के कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पर, ऐसी जगह पर जो मतलब बहुत ज्यादा कॉमन हो, लाइक जैसे कि उस जगह के चौक पर, ठीक है, क्या किया जाएगा, पब्लिकली सबके सामने पढ़कर सुना दिया जाएगा। तो इस तरीके से प्रोक्लेमेशन पब्लिश किया जाएगा। और ये रिटन प्रोक्लेमेशन जिस होम स्ट्रीट में या फिर घर में वो पर्सन रहता है वहां के कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पर भी अफिक्स कर दिया जाएगा, चिपका दिया जाएगा, मतलब उसके घर के दरवाजे दरवाजे पर चिपका दिया जाएगा कि जैसे कि वो आए अपने घर पे देख ले कि भाई ऐसा हो गया है। या फिर जिस विलेज में वो रहता है, जिस टाउन में वो रहता है, वहां के कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पर अफिक्स कर दिया जाएगा रिटन प्रोक्लेमेशन। तो इस तरीके से पब्लिश किया जाएगा प्रोक्लेमेशन। और एक कॉपी प्रोक्लेमेशन की अफिक्स कर दी जाएगी कोर्ट हाउस के किसी कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पर जहां पर नोटिस वगैरह लगता है, ठीक है। और अगर कोर्ट को सही लगता है तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो ऐसा भी कर सकती है कि जिस एरिया में वो पर्सन जिसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू किया जा रहा है, वो पर्सन आपका विटनेस हो सकता है, एक्यूज पर्सन हो सकता है, श्योरिटी यानी कि जमानती भी हो सकता है। जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है, उस एरिया में जहां पर वो पर्सन रहता है, उस जगह पर जो न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेट होता है, उस न्यूज़पेपर में प्रोक्लेमेशन की एक कॉपी पब्लिश किया जाना डायरेक्ट कर सकती है। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर में भी कोर्ट छपवा के क्या कर सकती है, प्रोक्लेमेशन, रिटन प्रोक्लेमेशन पब्लिश कर सकती है। और अब यहाँ पर सबसेक्शन 3 में ये कहा गया है कि जो कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन वगैरह पब्लिश किया है, तो इस चीज के लिए कोर्ट राइटिंग में ये स्टेटमेंट अगर करती है कि भाई जैसे कि तरीका बताया गया ना सबसेक्शन 2 के क्लोज आई में, उस तरीके से ही हमने क्या कर दिया है, जो प्रोक्लेमेशन है उसको स्पेसिफाइड डे पर पब्लिश कर दिया है, तरीके से पब्लिश कर दिया है। तो भाई कोर्ट का ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि हाँ, सेक्शन 82 की जो रिक्वायरमेंट है उसका अनुसरण किया गया है और जो प्रोक्लेमेशन है वो उस दिन पब्लिश कर दिया गया था। तो ये कहा गया है सबसेक्शन 3 में। और यहाँ पर सबसेक्शन 4 में सेक्शन 82 के बाद मेंशन है कि भाई सबसेक्शन 1 के तहत अगर जो प्रोक्लेमेशन पब्लिश किया गया है वो किसी ऐसे पर्सन के संबंध में पब्लिश किया गया है जो कि एक एक्यूज्ड है किसी ऐसे ऑफेंस का जो कि पनिशेबल है, यहाँ पर जो सेक्शन मेंशन है इनमें से किसी भी सेक्शन के तहत आईपीसी के, तो अगर वो पर्सन किसी स्पेसिफाइड प्लेस पर स्पेसिफाइड टाइम में, जैसा कि प्रोक्लेमेशन में रिक्वायर किया गया था, अपीयर होने से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो तब जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है, अगर उसको कोई इंक्वायरी करना सही लगता है कि भाई इंक्वायरी करके देख लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा ये वो सो, तो इस सिचुएशन में जो कोर्ट है अगर उसको इंक्वायरी वगैरह करना सही लगता है तो इंक्वायरी करने के बाद क्या कर सकती है, उस पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर सकती है। और इस चीज की वो अब डिक्लेरेशन भी करेगी कि भाई हमने इस पर्टिकुलर पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया है। और यहाँ पर जो कोर्ट डिक्लेरेशन कर रही है सबसेक्शन 4 के तहत, उसके ऊपर जो प्रोक्लेमेशन पब्लिश किया जाता है सबसेक्शन 1 के तहत, जिस तरीके से सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 के प्रोविजन अप्लाई हो रहे हैं वैसे ही उस डिक्लेरेशन के ऊपर अप्लाई होंगे। तो ये कहा गया है सबसेक्शन 5 में। और यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्शन 174A जो है आईपीसी का, वो ये कहता है कि जो कोई भी सीआरपीसी के सेक्शन 82 के सबसेक्शन 4 के तहत प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है वो पनिशेबल होता है विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म जो कि एक्सटेंड करती है 7 साल तक, जिसके साथ फाइन भी एडेड होता है, यानी कि 7 साल की सजा इंक्लूडिंग फाइन दोनों के लिए लायबल होता है। तो ये पनिशमेंट दी जाती है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को, क्योंकि अगर सेक्शन 82 में जो रिक्वायर किया गया है उनको कंप्लाई नहीं किया जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि
आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये जो टर्म यूज हुई है, ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस यूज हुआ है, द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये टर्म आपका जापान से लिया गया है। तो ऐसा माना जाएगा कि भाई आपने इस चीज का पालन नहीं किया है। और ये बात हेल्ड हुई है आपकी इंद्रदेव वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1973 के केस में। अब यहाँ पर सेक्शन 83 में ये बताया गया है कि भाई जो पर्सन एब्सकॉन्ड कर गया है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की की जा सकती है। तो ये कह रहे हैं कि भाई वो कोर्ट जिसने क्या किया है, अंडर सेक्शन 82 प्रोक्लेमेशन इशू किया है, तो अगर उसके पास रीजंस वगैरह है, कुछ कारण वगैरह है जिनको वो राइटिंग में रिकॉर्ड करने के बाद क्या कर सकती है, प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है जिसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है उसकी कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो या फिर दोनों प्रकार की जो भी प्रॉपर्टी है, उसको अटैच किए जाने का कोर्ट ऑर्डर दे सकेगी। अब यहाँ पर प्रोवाइजो में ये बात मेंशन है कि भाई प्रोक्लेमेशन इशू करते टाइम अगर कोर्ट को ये सेटिस्फाई होता है, अगर कोर्ट को ये समाधान होता है बाय एफिडेविट या फिर किसी और तरीके से कि भाई वो पर्सन जिसके संबंध में वो प्रोक्लेमेशन इशू कर रहा है, करने वाला है, वो पर्सन या तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको पूरा का पूरा या फिर इन पार्ट क्या करने वाला है, डिस्पोज ऑफ करने वाला है, उसका निपटारा करने वाला है। लाइक जैसे कि वो किसी को वो बेच रहा है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या फिर वो पर्सन ऐसा करने वाला है कि भाई उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको पूरा का पूरा या फिर उसका कोई पार्ट जो कोर्ट का लोकल जुरिस्डिक्शन है वहां से रिमूव करने वाला है, हटाने वाला है। तो इन दोनों में से जो भी सिचुएशन है, तो अब जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है, प्रोक्लेमेशन इशू करने के साथ साथ ही साइमल्टेनियसली अटैचमेंट का भी ऑर्डर दे सकती है। तो ये आपका प्री में पूछ लिया जाता है कि भाई कब जो कोर्ट है वो प्रोक्लेमेशन के साथ साथ अटैचमेंट का भी ऑर्डर दे सकती है। तो रीजंस आपको पता ही चल गए हैं। पहला रीजन तो यही कि भाई अगर वो पर्सन जिसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू करने वाला है कोर्ट, वो पर्सन उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको या तो पूरा का पूरा या फिर इन पार्ट क्या करने वाला है, निपटाने वाला है, उसका निपटारा करने वाला है या फिर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से उसको हटाने वाला है। तो इन सिचुएशंस में से कोई भी सिचुएशन अगर अराइज होती है तो जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है, प्रोक्लेमेशन इशू करने के साथ साथ ही अटैचमेंट का भी ऑर्डर दे सकती है। और ये जो ऑर्डर दिया गया है ना प्रॉपर्टी को अटैच करने का, ये ऑर्डर ऑथोराइज करेगा उस पर्सन की किसी ऐसी प्रॉपर्टी को जो कि उसकी है अटैच करने के लिए जो उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जिस डिस्ट्रिक्ट में ऑर्डर दिया गया, जिस जिले में ऑर्डर दिया गया है। और भाई ये ऑर्डर उस प्रॉपर्टी को भी अटैच करने के लिए ऑथराइज करेगा जो कोई प्रॉपर्टी उस पर्सन की जो है वो उस डिस्ट्रिक्ट के परे है, जिस डिस्ट्रिक्ट में ऑर्डर दिया गया ना अटैचमेंट का, वो भी तब जब जिस डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी सिचुएट करती है उस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कर देता है, इस चीज को एंडोर्स कर देता है। तो इतनी बात कही गई है सबसेक्शन 2 में। और ये जो आपका अटैचमेंट का ऑर्डर दिया जाता है, अगर ये विटनेस के अगेंस्ट दिया जाता है तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, किस फॉर्म में दिया जाएगा, तो इसका फॉर्मेट आपका सेकंड शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी के फॉर्म नंबर 6 में दिया गया है। आप एक बार चेक कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने शो भी कर दिया है। और अगर एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट अटैचमेंट का ऑर्डर आता है तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसका फॉर्मेट दिया गया है फॉर्म नंबर 7 में। तो ये दोनों फॉर्म आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर सबसेक्शन 3 में ये कहा गया है कि अगर वो प्रॉपर्टी जो कि अटैच की जाने वाली है, अगर वो कोई डेट वगैरह है, कोई ऋण वगैरह है या फिर कोई अदर मूवेबल प्रॉपर्टी है, चल संपत्ति है कोई, तो तब उसका अटैचमेंट कैसे किया जाएगा सेक्शन 83 के तहत। तो भाई उसका अटैचमेंट या तो उसको सीज करके किया जाएगा, उसको सीज कर लिया, या फिर इस चीज के लिए अपॉइंट कर दिया जाएगा रिसीवर, या फिर वो कोर्ट ऑर्डर देगी राइटिंग में ये प्रोहिबिट करते हुए कि भाई उस प्रॉपर्टी को उस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को डिलीवर ना किया जाए या फिर उसके बिहाफ में किसी और पर्सन को डिलीवर ना किया जाए। लाइक ए पर्सन है, बी पर्सन है, ये दो पर्सन है। अब क्या हुआ, जो ए पर्सन है वो प्रोक्लेम्ड पर्सन है, बी को इसका ऋण वगैरह देना है, तो अब क्या कर देंगे, बी को रोक देंगे कि भाई ये ऋण आप इसे नहीं दोगे, आप ये चीज कोर्ट में डिलीवर कर दो। तो इस तरीके से भी क्या किया जा सकता है, मूवेबल या फिर अगर कोई डेट वगैरह है उसको अटैच किया जा सकता है। या फिर ये जो सारे तरीके भी हमने डिस्कस किए, इन सभी तरीकों से या फिर इनमें से किसी भी दो तरीकों से, जैसा कि कोर्ट को सही लगता है, कोर्ट किसी भी डेट को या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी जो अटैच की जा रही है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लाइक लैंड वगैरह है, ठीक है, तो तब अगर रेवेन्यू पे वगैरह करने की बात वगैरह आती है स्टेट गवर्नमेंट को, तो इन दैट सिचुएशन वो लैंड जहां सिचुएट करती है
उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के द्वारा उस प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा, अटैच किया जाएगा। और ये आपका प्री में कई बार पूछा जा चुका है। तो ये तो हो गई रेवेन्यू पे करने की बात। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लैंड का रेवेन्यू वगैरह पे करना है, तो अगर ऐसा कोई केस है तो इस सिचुएशन में जो अटैचमेंट है वो उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा जहां पर लैंड सिचुएट करती है। और बाकी जो अदर केसेस है इमूवेबल प्रॉपर्टी के, उनमें अटैचमेंट बाय टेकिंग पोजेशन लेकर, या फिर इस चीज के लिए रिसीवर को अपॉइंट कर दिया जाएगा, या फिर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो भी रेंट वगैरह आता है उस रेंट की डिलीवरी प्रोक्लेम्ड पर्सन को या फिर उसके बिहाफ में किसी और को देने से राइटिंग में क्या कर दिया जाएगा, प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। या फिर अगर कोर्ट को सही लगता है तो इन सभी तरीकों को अपना सकती है, या फिर इनमें से किन्हीं 2 तरीकों के द्वारा भी वो प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। और अगर वो प्रॉपर्टी जो अटैच की जाने वाली है वो लाइव स्टॉक वगैरह है, लाइक जैसे कि फार्म एनिमल्स वगैरह होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर पेरिशेबल नेचर की है, लाइक जैसे कि फल वगैरह हैं, सब्जियां वगैरह हैं जिनके सड़ने का डर है, अगर वो बेची नहीं जाएंगी तो वो खराब हो जाएंगी। तो भाई अगर ऐसे नेचर की प्रॉपर्टी है तो तब जो कोर्ट है वो उसको कैसे अटैच करेगी, वो क्या कर देगी, उसको बेचे जाने का, तुरंत बेचे जाने का कोर्ट ऑर्डर दे देगी, डायरेक्ट कर देगी ऑर्डर के तहत कि भाई इसको तुरंत बेच दिया जाए। और जो भी प्रोसीड्स वगैरह प्राप्त होगा उसको इस तरीके से यूज किया जाएगा जैसे कि कोर्ट डायरेक्ट करती है। और यहाँ पर सेक्शन 83 के सबसेक्शन 6 में ये कहा गया है कि भाई जो रिसीवर यहाँ पर सेक्शन 83 में हम अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं, इसकी पावर्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज वही होंगी जैसा कि आपका सीपीसी में बताई गई हैं। तो आपका रिसीवर से रिलेटेड जो ऑर्डर दिया गया है सीपीसी में वो है आपका ऑर्डर नंबर 40, जिसके तहत ये बताया गया है कि भाई जो रिसीवर होता है वो एक तरह का इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल पर्सन होता है जो कि कोर्ट के द्वारा डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जो है, जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए तब तक जब तक कि जो डिस्प्यूट है वो सेटल नहीं हो जाता है, क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। वो इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल पर्सन रिसीवर कहलाता है। जो रिसीवर होता है ये कोर्ट का ऑफिसर होता है, ये किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि ये जो पार्टीज हैं, जो पक्षकार हैं, उनके कॉमन इंटरेस्ट के लिए वर्क करता है। लाइक जैसे कि वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को तब तक मैनेज करता है जब तक कि जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व नहीं हो जाता है, जब तक कि वो सेटल नहीं हो जाता है। और यहाँ पर रिसीवर को अपॉइंट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए ये कोर्ट के ऊपर है, इसके लिए कोर्ट को पूरी डिस्क्रिशनरी पावर है। और अगर सेक्शन 83 के तहत जो अटैचमेंट का ऑर्डर दिया जाता है प्रॉपर्टी को अटैच किया जाने का, उसमें अगर कोई इरेगुलरिटीज हो जाती है तो ऐसा होने पर एज पर सेक्शन 461 ऑफ सीआरपीसी जो प्रोसीडिंग है वो क्या हो जाएगी, विशिएट हो जाएगी, यानी कि प्रोसीडिंग वॉइड हो जाएगी। तो ये चीज आप नोट कर सकते हैं। सेक्शन 84 ये कहता है कि सेक्शन 83 के तहत अगर किसी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किया गया है तो अगर कोई पर्सन जो कि प्रोक्लेम्ड पर्सन नहीं है, सेक्शन 82 के तहत प्रोक्लेम्ड पर्सन नहीं है, तो अगर वो पर्सन जिस दिन प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हुआ है उस दिन से 6 महीने के अंदर उस प्रॉपर्टी के संबंध में कोई क्लेम प्रेफर करता है या फिर ऑब्जेक्शन रेज करता है ऐसे अटैचमेंट के लिए कि भाई ये अटैचमेंट नहीं किया जा सकता है, वो भी किस ग्राउंड पर कि भाई उसका उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है, जो क्लेम कर रहा है या फिर जो ऑब्जेक्शन कर रहा है उसका उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है और वो इंटरेस्ट, वो हित उसका संपत्ति में जो है अटैचमेंट के लिए सेक्शन 83 के तहत लायबल नहीं है, तो तब ये जो क्लेम किया गया है या फिर ऑब्जेक्शन जो किया गया है उसकी इंक्वायरी वगैरह की जाएगी और उसको या तो पूरा का पूरा या फिर इन पार्ट या तो अलाउ किया जा सकेगा या फिर डिसअलाउ किया जा सकेगा। तो ये कहा गया है यहाँ पर। और यहाँ पर प्रोवाइजो में ये बात कही गई है कि भाई जैसा कि टाइम पीरियड दिया गया है ना उस प्रॉपर्टी के लिए क्लेम प्रेफर करने के लिए जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है या फिर उस प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए जो सबसेक्शन 1 के तहत सेक्शन 84 के टाइम पीरियड दिया गया है 6 महीने का, अगर उस टाइम पीरियड के अंदर अगर क्लेमेंट की या फिर ऑब्जेक्टर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ पर एक्ट कर सकेंगे। ये बात प्रोवाइजो में मेंशन है। यहाँ पर सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि जो क्लेम किया जा रहा है ना सबसेक्शन 1 के तहत या फिर जो ऑब्जेक्शन किया जा रहा है वो उस कोर्ट में किया जा सकेगा जिसने अटैचमेंट का ऑर्डर इशू किया है। और अगर जो क्लेम किया जा रहा है या फिर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है वो उस प्रॉपर्टी के संबंध में है जो कि सेक्शन 83 के सबसेक्शन 2 के तहत जो एंडोर्समेंट किया गया था ऑर्डर,
उसके तहत अटैच की जा रही है। यानी कि जो प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है वो उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है जिस डिस्ट्रिक्ट ने ऑर्डर दिया है। तब जिस डिस्ट्रिक्ट में वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से क्या किया जाता है, एंडोर्समेंट करवाया जाता है, देन तब वो प्रॉपर्टी अटैच की जाती है। तो भाई अगर ऐसी प्रॉपर्टी के संबंध में क्लेम किया जा रहा है या फिर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है तो तब ऐसा क्लेम या फिर ऑब्जेक्शन कहाँ किया जाएगा, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द अटैचमेंट इज मेड। जिस डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है उस डिस्ट्रिक्ट के सीजीएम के कोर्ट के समक्ष ऐसा क्लेम या फिर ऑब्जेक्शन किया जाएगा। और यहाँ पर जो भी क्लेम किया जा रहा है या फिर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है उसकी इंक्वायरी उस कोर्ट के द्वारा की जाएगी जहां पर क्लेम क्या किया गया है, प्रेफर किया गया है या फिर ऑब्जेक्शन रेज किया गया है। और प्रोवाइजो में ये बात मेंशन है कि भाई जो क्लेम किया गया है, प्रेफर या फिर जो ऑब्जेक्शन रेज किया गया है, ये किया गया है किसके समक्ष, कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम के समक्ष। तो तब जो सीजीएम है वो क्या कर सकता है, जो भी उसके सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट होगा, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, जो भी मतलब इनके सबऑर्डिनेट होगा सीजीएम के, उनको डिस्पोजल के लिए मेक ओवर कर देंगे। यानी कि जो भी नीचे के मजिस्ट्रेट होंगे सीजीएम के, उनको ये मामला निपटारे के लिए भेज देंगे। अब यहाँ पर सेक्शन 85 में रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई है। यानी कि जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है उसको रिलीज करने की बात की गई है या फिर उसको बेच देने की बात की गई या फिर उसको वापस रिस्टोर करने की बात की गई है। अभी आपको ये समझ में आएगा। ये कह रहे हैं कि अगर मतलब ऐसा होता है कि प्रोक्लेमेशन इशू करने के साथ साथ साइमल्टेनियसली अगर ऐसा कर दिया गया है कि प्रॉपर्टी अटैच करने का भी ऑर्डर दे दिया गया है, तो जो प्रोक्लेमेशन में स्पेसिफाइड टाइम है कि भाई इतने टाइम तक आप आ जाइए, कोर्ट में अपीयर हो जाइए, तो भाई जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है अगर वो अपीयर हो जाता है उस टाइम के अंदर, तो जो कोर्ट है वो क्या करेगा, जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है उसको रिलीज करने का ऑर्डर दे देगा। ये मैंडेटरी है कोर्ट के ऊपर। समझ में आया चीज, शेल लगा दिया तो ये चीज मैंडेटरी हो गई कि भाई अगर प्रोक्लेम्ड पर्सन उस टाइम के अंदर जो कि प्रोक्लेमेशन में स्पेसिफाइड किया गया था अगर कोर्ट में अपीयर हो जाता है तो तब उसकी वो प्रॉपर्टी जो अटैच की गई है उसको रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन भाई अगर ऐसा होता है कि जो टाइम स्पेसिफाइड किया गया है प्रोक्लेमेशन में उस टाइम के अंदर प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर ही नहीं होता है, तो जो अटैच्ड प्रॉपर्टी है उसका निपटारा किसके ऊपर है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। लेकिन ये प्रॉपर्टी तब तक बेची नहीं जाएगी जब तक कि अंडर सेक्शन 84 क्लेम और ऑब्जेक्शन रेस करने का जो टाइम दिया गया है यानी कि 6 मंथ वो एक्सपायर नहीं हो जाता है। और जैसे ही ये टाइम पीरियड क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि पेरिशेबल नेचर की है, जल्दी सड़ सकती है, खराब हो सकती है, लाइक फ्रूट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल्स वगैरह हैं, या फिर कोर्ट जो है वो ये कंसीडर कर रही है कि जो अटैच प्रॉपर्टी है अगर उसको बेच दिया जाएगा तो इससे ऑनर को बेनिफिट ही होगा, तो इन दोनों में से जो भी केस है तब जब भी कोर्ट को सही लगता है प्रॉपर्टी को वो बेच सकती है, अटैच प्रॉपर्टी को बेच सकती है। और यहाँ पर सबसेक्शन 3 की अगर हम बात करें तो ये प्रॉपर्टी के रिस्टोरेशन के बारे में बात करता है। ये कहता है कि भाई अगर वो पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी अटैच की गई है वो कोर्ट के समक्ष पकड़ कर लाया जाता है या फिर अपने आप ही स्वेच्छा से वो कोर्ट में अपीयर होता है जिस दिन प्रॉपर्टी अटैच की गई थी उस दिन से 2 साल के अंदर, तो जो प्रॉपर्टी अटैच की गई थी वो उसको तभी वापस डिलीवर की जाएगी अगर वो पर्सन प्रेजेंट हुआ है उस कोर्ट के समक्ष जिसने प्रॉपर्टी के अटैचमेंट का ऑर्डर दिया था, या फिर ये वाली कोर्ट के सुपीरियर जो कोर्ट है उसके समक्ष अगर वो अपीयर हुआ है। सेकेंडली उस पर्सन को ये भी प्रूव करना होगा कि भाई जो वारंट उसके अगेंस्ट इशू हुआ था उसके एग्जीक्यूशन को अवॉइड करने के लिए वो छिप नहीं रहा था। एंड थर्ड चीज ये प्रूव करनी होगी कि जो प्रोक्लेमेशन इशू किया गया था उसका भी उनको कोई ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था। तो ये सारी चीजें उस पर्सन को प्रूव करनी होगी जिसकी प्रॉपर्टी अटैच की गई है, जो कि 2 साल के अंदर जिस तारीख को अटैचमेंट किया गया था उस तारीख से 2 साल के अंदर कोर्ट में आता है या फिर कोर्ट में लाया गया है, पकड़ कर लाया गया है। तो अगर ये चीजें वो प्रूव कर देता है तो तब उसकी प्रॉपर्टी उसको वापस दे दी जाएगी। लेकिन अगर उसकी प्रॉपर्टी बेची जा चुकी है तो जो भी प्रोसीड्स बेचने के बाद मिला था, नेट प्रोसीड्स, वो उसको
दे दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि भाई जो प्रॉपर्टी अटैच की गई थी वो पार्टली ही बेची गई है, आधी ही वो प्रॉपर्टी बेची गई है, तो जितनी बेची गई है उसका नेट प्रोसीड्स और जितनी बची हुई है वो उस एक्सपेंडिचर को जो कि प्रॉपर्टी को अटैच करने में लगा था उसको रिकवर करने के बाद क्या कर दी जाएगी, उस पर्सन को जिसकी वो प्रॉपर्टी थी लौटा दी जाएगी। अब यहाँ पर सेक्शन 86 में सीआरपीसी में ये कहा गया है कि भाई अगर ऐसा होता है कि जो पर्सन सेक्शन 85 के तहत एंटाइटल होता है किस चीज के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, या फिर अगर प्रॉपर्टी बेची जा चुकी है तो उसके प्रोसीड्स के लिए, तो अगर उसको कोर्ट प्रॉपर्टी डिलीवर करने से या फिर प्रॉपर्टी अगर बेच दी गई है तो उसका जो भी प्रोसीड्स वगैरह है उस प्रोसीड को डिलीवर करने से अगर कोर्ट क्या करती है, डिनाई कर देती है, तो जो डिससेटिस्फाइड पर्सन है वो क्या कर सकता है, जिस कोर्ट ने डिनाई किया है उस कोर्ट की अपील जहां पर लाए होती है उस कोर्ट में वो पर्सन अपील फाइल कर सकता है। इतनी बात कही गई है सेक्शन 86 में।